हेलो दोस्तों, फेसबुक सुपर आयस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम एक नई केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। दोस्तों ये केस जो है इट इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। और इस सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। और आज पहले तो उस एक कहानी को जानेंगे कि किस कहानी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी किए और इस गाइडलाइंस के बेसिस पे, इस गाइडलाइंस की बुनियाद पर कब कैसे पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013 बनाया। राइट, सो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। ओके, सो स्क्रीन के ऊपर जो आपको तस्वीर दिख रही है दैट इज ऑफ भनवारी देवी जी। अब यही वो महिला है जिनके अथक प्रयास के कारण आज हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है जो वुमेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो आइए भनवारी जी की कहानी जान के लेते हैं। तो देवी जी 1992 में शी वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट और वो साथिन का काम करती थी। अब साथिन क्या करते, उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि गांव गांव के एरियाज़ में अवेयरनेस बढ़ाना कि बाल विवाह ना हो, राइट, चाइल्ड फीटिसाइड ना हो, उसके बाद हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, राइट, उसके बाद टेलिंग पीपल की कैसे वुमेन को या गर्ल्स एजुकेशन को कैसे प्रमोट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें के बारे में अवेयर करना इनका काम था। राइट, सो शी वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट इन 1992 और वो अपना काम कर रही थी। एक दिन कहीं से उनको खबर मिली कि कहीं पर एक बाल विवाह हो रहा है। एक 9 महीने की बच्ची, अ 9 मंथ ओल्ड गर्ल वॉज मैरिड ऑफ टू एन इन्फेंट। उसकी शादी एक नाबालिग लड़के से ही हो रही थी। उस लड़के की एज भी बहुत कम थी। ठीक है, तो अब उनका काम ही ये था कि ऐसी चीज़ों को होने से रोकना। इट वॉज हर जॉब, राइट। तो उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने उस बाल विवाह, वो चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की। अब उस कोशिश में वो नाकामयाब रही क्योंकि भले ही पुलिस इन्वॉल्व हो गई और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी आ गए थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो शादी उसी दिन हुई पर किसी और जगह पर हुई। राइट, अब सब जब सारे पुलिस यंत्रणा, सारे पुलिस फोर्सेस और सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे वो जब अपने अपने काम पे वापस चले गए और जब देवी जी अकेले गांव में थी, तो पूरे जो लोग थे जिनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिस जिस परिवार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, उस परिवार ने ठान लिया कि हम देवी जी को एक सबक सिखाएंगे क्योंकि इन्होंने हमारी जो है वो कंप्लेंट की थी और इसके वजह से इतना सारा बवाल हुआ, हमारी शादी में रुकावट आई। राइट, तो एक दिन जब देवी जी और उनके हस्बैंड जब अपने खेत जा रहे थे कुछ चारा लाने के लिए अपने कैटल्स के लिए, उस वक्त कुछ 5 लोग आए उस फैमिली में से और वहीं पर देवी जी का रेप कर दिया गया इन द फील्ड। राइट, नाउ दिस वाज अ वेरी सीरियस थिंग फॉर हर। राइट, 1992 में देवी जी की शादी हुई है और वो सिर्फ अपना काम कर रही थी और कुछ और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनका काम था इन चीज़ों को रोकना, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाना। राइट, अब जब उनका रेप हुआ पर देवी जी हारी नहीं, देवी जी डरी नहीं और उन्होंने जो है वो केस फाइल कर दी उन 5 के खिलाफ। 1900, ये घटना है 1992 की। 1995 में, 1995 में जो कोर्ट था उन्होंने उस उन 5 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई किसी भी प्रमाण, कोई कोई प्रमाण नहीं है, देयर इज नो प्रूफ फॉर अस टू से दैट शी वाज रेप्ड। ओके, बट जो एनजीओज थे जो वुमेन राइट्स के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने देवी जी का सपोर्ट नहीं छोड़ा और उन्होंने देवी जी के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाला। और वो पेटिशन ये था कि देवी जी के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है, राइट, वो अपराध उनके काम की वजह से हुआ क्योंकि उनका काम था और जो गांव था वो उनकी वर्क प्लेस थी, वही उनकी कर्मभूमि थी, वहीं पे उन्होंने वो काम करना था। जो गवर्नमेंट ने ही उन्हें बोला था, जो सरकार ने ही उन्हें बोला था, वो वही काम कर रही थी और वही वर्क प्लेस पे वही उनके साथ रेप कर दिया गया, उनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर दिया गया। राइट, तो ये पेटिशन कुछ एनजीओज ने, जिस बहुत सारे एनजीओज थे पर उसमें से एक प्रमुख एनजीओ था जिसका नाम था विशाखा, जो वुमेन राइट्स के लिए काम करते थे, इन्होंने एक पेटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर
एक 1997 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसका नाम था विशाखा एंड अदर्स। अदर्स इसके लिए क्योंकि सिर्फ एक एनजीओ नहीं था, बहुत सारे एनजीओस थे, बस जो सबसे पहला नाम था वो विशाखा था। इसके लिए विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस फ्रेम किए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। उन्होंने ये बताया कि इन गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वर्क प्लेस में, मतलब किसी भी काम करने वाली जगह पे, अगर हमें वुमेन का वुमेन को सेक्सुअल मिसकंडक्ट होने से बचाना हो तो हमें इन गाइडलाइंस का ख्याल रखना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो इन गाइडलाइंस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब जो कंपनी काम दे रही है या जो व्यक्ति, इफ़ यू आर वर्किंग एट अ प्राइवेट थिंग, अगर कोई व्यक्ति काम दे रहा है तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एस्टैब्लिश अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल it might be companies, it might be banks who are providing you the employment, it might be small MSMEs। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करना। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी किसी भी प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट उस पर्टिकुलर जगह पे ना हो, राइट। इसके बाद और ये भी कहा गया कि इफ़ देयर इज़ एन इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है या किसी भी फीमेल का इल ट्रीटमेंट होता है, राइट, जो कंपनी है या जिस व्यक्ति ने उसको काम पे रखा है उन्होंने त्वरित उसके ऊपर कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी, अनिवार्य है, राइट। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस में ये कहा कि ये जो कंप्लेंट्स आती है किसी के भी खिलाफ कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये बुरा काम किया है, या कोई वुमेन कंप्लेंट करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनकी कंप्लेंट्स को टाइमली और इफ़ेक्टिव मैनर में डील करना है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राइट। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी का गठन करना होगा। वी नीड टू सेट अप अ कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द गाइडलाइंस जो विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्प्लॉयर, मतलब जो कंपनी हो गई, बैंक्स हो गई, जो जॉब प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉयर कहते हैं, कि एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि उनके वर्क प्लेस में, काम करने वाली जगह पे किसी भी प्रकार का सेक्सुअल मिसकंडक्ट ना हो, या किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ ना हो जो किसी भी स्त्री के गरिमा को ठेस पहुंचाए, right? So this was about the Vishaka guidelines. Now Vishaka guidelines came in 1997, right? ये तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे, राइट। इसको कहीं पे भी पार्लियामेंट ने इसका कोई लॉ नहीं बनाया था, तो देयरफॉर दीज वर नॉट 100% इन्फोर्सेबल, या कई जगह पे इनका इन्फोर्समेंट नहीं भी होता था, राइट। अब 1997 के बाद ऑलमोस्ट 15 सालों के बाद पार्लियामेंट ने एक लॉ एनैक्ट किया जिसका नाम था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, राइट। ये पर्टिकुलर एक्ट पार्लियामेंट ने ऑलमोस्ट 15 साल के बाद लाया, विशाखा गाइडलाइंस के बाद। मतलब हम समझ सकते हैं कि इतने लंबे ड्यूरेशन तक देयर वाज नो लॉ ऑन सच अ सीरियस क्राइम, ऐसे सीरियस गुनाह के ऊपर कोई लॉ था ही नहीं। 2013 में आखिरकार पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, और ये लॉ जो था ये विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर ही आधारित था। सो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, उसके वो लॉ बनाने के लिए उन्होंने जो आधार लिया वो विशाखा गाइडलाइंस का ही था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बना के दी थी, राइट। तो ये लॉ क्या कहता है, पहले तो इस लॉ ने एक परिभाषा दी कि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी और कौन कौन सी चीज़ें उसमें नहीं आएगी। तो पार्लियामेंट ने एक बहुत ही ब्रॉडर फ्रेमवर्क बनाया कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया जाएगा अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो ऐसे कंपनी में या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का होना अनिवार्य है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इन अ बिजनेस विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़। उसके साथ साथ इस कमेटी का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड बी अ सीनियर फीमेल एम्प्लॉय। दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड बी अ सीनियर फीमेल एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि फिर वो जो एक्चुअल घटना घटी है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएगी, राइट। और ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, इनका मेन काम क्या रहेगा, इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी,
उनको एनफोर्स करना पड़ेगा सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन पॉलिसी। और अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो कंप्लेंट रिजॉल्व करना उनका प्रमुख काम होगा, राइट। इसके अलावा ऐसे कोई छोटे लघु उद्योग हो गए जहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त यू नीड टू सेट अप अ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, राइट। इसके अलावा अगर कोई भी एम्प्लॉयर, मतलब जो इंसान काम दे रहा है, मतलब भले वो कंपनी हो, बैंक हो या कोई भी लघु उद्योग हो, अगर वो लोग कोई भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन नहीं करता है, तो ऐसे वक्त दे विल बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टीज, ओके। और उनके ऊपर एक फाइन भी लागू किया जाएगा, राइट। So these were some of the important provisions of the Sexual Harassment at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013। ये गाइडलाइंस को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया जाएगा। इसका यूज़ आप अपने एथिक्स के आंसर्स में भी कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ बनवारी देवी जी, जिनके जिनके लड़ाई के वजह से, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, वो इतने सीरियस ऑफेंस के खिलाफ वो खड़ी हुई, वो अपने गांव के खिलाफ जाके उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, जिसके वजह से आज भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल हरासमेंट लॉ है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम वापस मिलेंगे जहाँ पे हम और एक अच्छी केस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।